एस्ट्रोलॉजर बहू। बहू की एस्ट्रोलॉजी सास को तो समझ में नहीं आती, लेकिन मोहल्ले वाले, अरे रमा जी, कहाँ है आपकी बहू रानी? बुलाइए ना, जरा पूछे कि बेटी को बेटा क्यों नहीं हो रहा। अरे खुद को उसे तो पता नहीं कि बेटा कब होगा, लेकिन आपको बड़ा भरोसा है जी। तभी रिया आ जाती है। अरे शर्मा आंटी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना राधा, मेरी बेटी 3 बेटियों की माँ बन गई है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा। फोन आया था उसका, बोल रही थी कि भाभी से पूछिए ना एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। रुकिए, मैं अभी लैपटॉप में देखकर बताती हूँ। लैपटॉप में देखकर भी बेटा पैदा हो जाता है क्या बहू? माँ जी, आप भी ना। ग्रह नक्षत्र की चाल देखूंगी, क्या कह रही है राधा के बारे में। हाँ हाँ बेटा, देखना जरा। फिर बेल बजती है। हाँ जी, आप कौन? अब मेरा नाम रवि है, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। मैंने सुना यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर रहता है। हाँ जी, आ जाइए आप भी। माँ जी, चाय ले आइए ना सभी के लिए। देखिए आंटी, आपकी बेटी के भाग्य में बेटा तो है, लेकिन 2 साल बाद। लेकिन इसकी तो पहली बेटी ही इतनी लकी है कि नाम रोशन कर देगी। पर हाँ, लड़का हुआ ना तो जीवन में दाग लग सकता है। दाग? कैसा दाग? जैसे वो किसी का खून कर दे या फिर चोर बन जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है 3 लड़के के बाद होने वाला लड़का ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। ओहो बहू, ये तो अच्छी बात बता दी तुमने। मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कौन और यहाँ का पता किसने दिया? जी, नीरज नाम है मेरा दोस्त है ना अजय। अच्छा अच्छा, अजय भैया के दोस्त हैं आप, बताइए ना। अब वो क्या है ना, आपने उनको जो डेट बताई थी उसी दिन उनकी नौकरी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूँ कब तक नौकरी लगेगी। क्या है ना, 2 महीने से खाली बैठा हूँ। ओहो, ये बेरोजगारी भी ना। मैं भी शादी से पहले 2 साल खाली बैठी थी। कुछ था नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का कोर्स कर लिया। वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ तो? बहू लैपटॉप पर देखती है और फिर फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम्हारे पास तो नौकरी है और तुम बोल रहे हो कि बेरोजगार हो, कैसे? अरे आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, मैं ये नौकरी बदलना चाहता हूँ। अरे तो ऐसे कहिए ना। देखिए, नई नौकरी के संयोग इस साल तो नहीं है। लड़का वहां से चला जाता है। पास खड़ी सास कहती है, वाह बहू वाह, ये क्या लगा रखा है, तुझसे मिलने अब मोहल्ले के लड़के भी आएंगे। माँ जी, ये मेरा काम है। अरे वो अजय भैया के दोस्त थे। देख बहू, मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल से तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। माँ जी, ये मेरा शौक है। मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद करती रहती हूँ तो मन लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ना, सास के सामने किसी की नहीं चलती। मैं जानती थी ये विद्या मुझे बंद करनी ही पड़ेगी। अरे जब जानती थी तो क्यों टाइम बर्बाद कर रही थी? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही मेरे इस काम को खुद शुरू करने के लिए कहेंगी। अरे बहू, कहीं पागल तो नहीं हो गई ना तू? मैं तुझे क्यों कहूंगी कि तू ये लोगों को पागल बनाने का काम कर। तभी डोरबेल बजती है और घर के अंदर एक महिला आती है और बहू से कहती है, अरे आप धन्य है, मैं तो कहती हूँ आप धरती पर भगवान का रूप है। ये लीजिए मिठाई। यानी आपके पति की नौकरी लग गई? हाँ जी, और पहले से भी ना बहुत अच्छी लगी है। वो क्या है, हम लोग तो अब अमेरिका जा रहे हैं। सास दोनों को देखती रह जाती है। फिर उसके जाने के बाद, लीजिए खाइए, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, 800 रुपए किलो। खाइए खाइए, अब तो आगे से वैसे भी खरीद कर खानी पड़ेगी। अरे मंजूर है, लेकिन तेरा यूं लोगों के बीच बकवास करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता किस दिन कौन सर पर चढ़ जाए। माँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर सुना था, लेकिन बहू की प्रतिभा को यूं कम आंकना ठीक नहीं है। अरे हाँ, सब ठीक है। रात को पति घर आता है। अरे रिया, कैसा रहा दिन? आज कितनों के भूत भविष्य संभाली है। अरे
आपको नहीं पता? आपकी माँ ने मना कर दिया है। अरे क्यों भला, क्यों मना कर दिया माँ ने? इतना सही तो कर रही थी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो हवा में उड़ती बात होती है। उन्हें मेरी विद्या पर भरोसा ही नहीं है। तुम बात क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ बात, दीदी चली जाए उसके बाद। क्या दीदी आ रही है? कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो मैं ना भूल गया, माँ को बताया था, सॉरी। खैर, पति का सॉरी सुनना ही तो हर औरत का सपना होता है। तो कहानी में आगे। हाय रे माँ, यहाँ आकर ही सुकून मिलता है, नहीं तो जीवन में कितने टेंशन है। क्यों दीदी, क्या टेंशन है? माँ ने तो बताया कि आपकी जिंदगी में बड़े ऐश हैं। सास ससुर सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और जीजा जी भी। माँ, तूने भाभी को कभी बताया नहीं क्या? क्या क्या नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, ये अपना लैपटॉप खोलकर ढोंगी बाबा बन जाएगी। अरे कुछ भी मत बोलना इसके आगे। छोड़िए दीदी आप माँ की बातों को, मुझे बताइए क्या समस्या है? सही कहा भाभी, मैं वैसे भी आप सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ती। वो क्या है ना भाभी, अब तक कोई बच्चा नहीं होने के कारण घर पर सभी परेशान रहते हैं, और अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? देखा इसकी हरकत। चलिए मैं बताती हूँ कि कब होगा बच्चा आपको। रिया फटाफट कंप्यूटर लेकर बैठ जाती है और फिर, दीदी अगले महीने आपको बच्चा कंसीव होगा और फरवरी में वो आपकी गोद में होगा। वो क्या है ना, बच्चे वाली लाइन आपकी अब बनी है। देखो बाबा पाखंडी नाथ ने क्या कहा, अब तो तू चिंता छोड़ ही दे। लेकिन ये क्या, बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर बच्चा होने के बाद। क्यों सासू माँ, कौन सा महीना है? फरवरी बहू, सही कहा था तूने। जिसे 5 साल से बच्चा नहीं था, तूने तो सच भविष्यवाणी कर दी। अरे मान गए बहू। तभी बेटा आ जाता है मुंह लटकाए। अरे अब तुझे क्या हो गया, मामा बना है, खुश हो जा। माँ, मेरी नौकरी छूट गई है अचानक से, समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। उसकी चिंता ना कर। माँ क्या हो गया? वो बोल रहे हैं कि नौकरी छूट गई है और आप कह रहे हैं कि चिंता ना कर। हाँ, क्योंकि तू है ना, कल से तेरा काम शुरू बहू। और अगले दिन घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, रिया एस्ट्रोलॉजी सेंटर। किसी भी तरह की हो समस्या, समाधान सिर्फ 1000 रुपए में। माँ जी, मैंने ये भी कहा था ना कि मेरे काम को आप ही वापस शुरू करवाएंगी। कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया क्या? मुझे एक और शादी करने की जरूरत है। नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना,
उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। अरे कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहाँ से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है।
उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है, देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं। और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। कंजूस सास सुरेखा अपने पति देव, बेटे अर्जुन और बहू गीता के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहां सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी, साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सब भी ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है। हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है? घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा। ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए, सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना तो। मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे। मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना जाते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है
और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है। जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या? अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकालकर उसमें बस एक लड्डू रखकर टिफिन गीता को वापस कर देती है। आप ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए हैं ना। और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे, लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दें? इसलिए इतना ही काफी है, जा आप दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है, उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी। अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा, जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है, आज नहीं। पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए। अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी? पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग। अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको 2-2 तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या? पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है। अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या? माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे? सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को, मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी, हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहाँ उसने अपने 2 पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है, सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता? हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना,
हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब। चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूँ जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा। ये पक्षी, आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी, बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा, तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है, इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मजा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मजे में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना जारी रखते हैं। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहां पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर,
डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे, हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं, मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का ज़रूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊँगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं।
हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को 2 कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रीतू ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी। औरत को दर्द नहीं होता। ये कहानी रिया की है, जो कि एक बड़ी बिजनेस विमेन है। उसको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं। ये क्या बना रखा है? ये खिलाओगे तुम उनको? माफ करना छोटी मालकिन, मैं फिर से बना देता हूँ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो इन पर इतनी सुबह सुबह? अब क्या कर दिया इन्होंने? मम्मी जी, अभी दोपहर को मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और इनका खाना ऐसा है बेस्वाद। अगर ये खाएंगे तो क्या सोचेंगे? इनको अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मुझे ऐसे लोग काम पर नहीं चाहिए जिनको ठीक से काम करना नहीं आता। अरे लेकिन बहू, ये बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे निकाल दे? हाँ मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अच्छे से काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। जल्दी से कोई नया शेफ ढूंढ कर लाओ। अगले दिन ऑफिस में, ये सब क्या है? अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? मैम, वो क्या? किसको दिया था मैंने ये काम? उसको अभी मेरे सामने बुलाकर लाओ। जी मैम। मैम, वो सर्वर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। किसके? तुम्हारे या कंप्यूटर के? वो मैम, बात यह है कि जितना वक्त तुम आज मुझे समझाने में जाया कर रहे हो ना, उतना वक्त अगर तुमने कल इस काम को करने में किया होता तो आज ये पूरा हो जाता। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। ये सब तुमको ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। ये जो मौका था, यही तुम्हारा आखिरी मौका था जो तुमने गंवा दिया। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी कंपनी में तुम जैसे कामचोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। शाम को घर पर, मैंने सुना आज तुमने फिर किसी को नौकरी से निकाल दिया। अरे हमारी पॉलिसी है ना, हमारी कंपनी लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखती है। इमोशन कुछ नहीं होता। कमजोर होते हैं वो लोग जो ऐसे काम करते हैं। और नौकरी से निकाल दिया तो इसमें कोई नई बात नहीं। जिस तरह घर को साफ करने के लिए गंदगी बाहर फेंकनी पड़ती है, उसी तरह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूजलेस लोगों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम लोगों की तुलना गंदगी से कैसे कर सकती हो? जिस स्पीड से तुम लोगों को निकालती हो, मुझे डर है कि किसी दिन कंपनी के सभी लोग ही ना निकल जाए। फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए लोग तरसते हैं। जिनको नौकरी लग जाए वो खुशी से पागल हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी कभी खाली हो ही नहीं सकती। वैसे भी मुझे किसी की इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहू, तेरे स्वभाव को देखकर लगता है कि जरूर खाली होगी। अरे बहू, लोगों को दर्द होता है तो ये क्यों नहीं समझ पाती है? मम्मी जी, आप कब आई? आपको क्यों ऐसा लगता है? दर्द वर्द कुछ नहीं होता। कम से कम मैंने तो इस दर्द नाम की चिड़िया को कभी फील ही नहीं किया। क्योंकि बहू तो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करती। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं होता बहू। तो मम्मी जी, आप कह रही हैं कि मैं दूसरों की पर्सनल कामों के लिए अपना काम रोक दूं और उनसे उनका दुखड़ा सुनूं? हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? नो वे।
नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि तू बस एक गलती होने पर लोगों को काम से निकाल देती है। ये भी नहीं सोचती कि अगर उसे काम से निकाल दिया तो उसका घर कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा। मम्मी जी, आपका मतलब है वो कितनी भी गलती करे मैं उनको माफ कर दूं और वापस ले आऊं। मम्मी जी, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कंपनी नहीं खोलती, कोई धर्मशाला खोलती, ताकि जिसका जब मन करे आए और जब मन करे जाए। माँ का वो मतलब नहीं है। माँ बस इतना बोल रही है कि अगर वो गलती करते हैं तो उनको डांट लिया करो, समझा दिया करो, लेकिन नौकरी से निकालना बहुत ज्यादा नहीं हो गया। मम्मी जी, आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन मैं इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं चला रही हूँ। ऐसे बहुत देखे मैंने और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कैसे सुधरेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आप प्लीज मेरे कामों में दखल मत दीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन अचानक से रिया की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रिया कंपनी की जरूरी मीटिंग छोड़ देती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी ना। मम्मी जी, आप ऐसे समय में मीटिंग की बात कैसे कर सकती हैं? और मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है उसको? डॉक्टर ने क्या कहा? यूं अचानक से बेहोश कैसे हो गई? उसका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसको थोड़ा बुखार भी है। अच्छा हुआ, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो डर ही गई थी। और बहू, तेरी मीटिंग, उसका क्या हुआ? तुझे तो भारी नुकसान हो गया होगा। होने दीजिए मम्मी जी, मेरे लिए इस वक्त मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसी मीटिंग्स तो फिर आती रहेंगी। लेकिन बहू, कुछ दिनों पहले तुमने ही कहा था कि किसी के निजी काम के लिए तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, तो फिर ये सब क्या है? मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? ये किसी का भी निजी काम नहीं है, ये मेरा अपना निजी काम है। वही तो बहू, जब तुम्हारा काम था तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, और तुम चाहती हो कि दूसरों के घरों में कितनी भी परेशानी दिक्कत आ जाए, वो उसको छोड़कर अपने काम को पहली ड्यूटी समझे। लेकिन वही चीज अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम अपनी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ समझती हो, उसके बाद तुम्हारा काम। ये कैसी नाइंसाफी है? उनके साथ तुम करो तो ठीक और वो करे तो गलत। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, मैंने ये बात कभी समझी ही नहीं। अब तो समझ गई ना। अब से उनके साथ कुछ ऐसा मत करना, उनकी भी परेशानी समझने की कोशिश करना। हाँ मम्मी जी, अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद सही कहते हैं लोग, जब तक वही दर्द आप खुद ना झेलो तब तक आप दूसरे के दर्द का अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे ये देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। औलाद का मोह। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था, साथ में खाना, साथ में घूमना। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो। हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हो माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं
उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत। बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करे। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए। मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे? क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी, भरोसा क्यों नहीं? हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी, वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराया पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है,
सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद अब हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का।
ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब? तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? अब 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी, संध्या तू? पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। एयर होस्टेस बहू। लंबी गोरी सुंदर दिखने वाली आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात सिर्फ एयर होस्टेस बनने के सपने देखती, वैसे ही वीडियो देखती और वैसे ही बोला करती थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है। आन्या मेहमानों से बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह बात करती है। आप सभी लोगों का हमारे शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं? ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है। वो क्या है ना, थोड़ी मजाकिया किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या आन्या बेटी, एयर होस्टेस हो क्या आप? हो नहीं, पर हो जाऊंगी। 2 राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मजा आ जाएगा, मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में।
और फिर हंसते हंसते ही आन्या के मुंह से निकल जाता है, वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओ माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस बनने वाला भूत चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहां से चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले, सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन करे क्या, बहू जो ठहरी। लेकिन फिर एक रोज रात को, हाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है। मैं छत पर झूला लगाकर सोई हूँ। झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लगी होती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है। आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखे, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आन्या, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कद्र? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ। पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज 2 बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं, शोरूम है। जिसे तुम काम बोल रही हो वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है, जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो मालिया से लेकर मोदी आते हैं। हाँ हाँ आते हैं, आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना, चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू। जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है। जब देखो तब घमंड करती रहती है। सास के मुंह से पहली बार कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता।
आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में ही रहूंगी। औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ, जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा, लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी? अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकालकर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे।
लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोल कर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोल कर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है, अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्म सम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। Like, share and subscribe.